हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर ले लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज द लैंडस्लाइड। ठीक है, तो लैंडस्लाइड के बारे में सभी को पता ही है। आजकल जो बरसात का मौसम है, आपने अक्सर रोड पे लैंडस्लाइड होते हुए देखा होगा। ठीक है, रोड पे बड़ी सारी चट्टानें कई बार गिर जाती हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, लैंडस्लाइड ही होता है। ठीक है, फिर रोड ब्लॉक हो जाता है, नहीं अक्सर आपने देखा होगा ये। ठीक है, अब लैंडस्लाइड सिर्फ पानी के ज़्यादा होने से या फ्लड की वजह से नहीं होता, इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो सकती है। ठीक है, जैसे वोल्केनिक एरप्शन हो सकते हैं, तो इनसे भी लैंडस्लाइड होने का जो खतरा है वो होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन फैक्टर्स लाइक जियोलॉजी, लैंड यूज, स्लोप कैसी है, वेजिटेशन कवर कैसा है, या ह्यूमन का इंटरवेंशन कैसा है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें इंडिया को नंबर ऑफ जोन्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वल्नरेबिलिटी टू द लैंडस्लाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वेरी हाई वल्नरेबल जोन का। ठीक है, जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का बड़ा ज़्यादा खतरा है, तो इसमें वो जो एरिया आएंगे वो हाईली अनस्टेबल होंगे। ठीक है, जैसे जंग माउंटेनियस एरियाज आ जाएंगे हिमालयाज के। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हिमालयाज के रीजन में अर्थक्वेक आने का खतरा भी होता है, तो उसी से क्या होगा, हमारा जो है लैंडस्लाइड भी ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, कुछ एरिया अंडमान निकोबार का आ जाएगा, हाई रेनफॉल एरियाज आ जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट की स्लोप्स आ जाएंगी, नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ जो एरियाज हैं वो आ जाएंगे किसके अंडर, हाई वल्नरेबिलिटी जोन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन की बात अभी हमने की है, और अब हम बात करेंगे हाई वल्नरेबिलिटी जोन की। ठीक है, तो इसमें भी हिमालयन स्टेट आ जाएंगी, कुछ स्टेट नॉर्थ ईस्ट रीजन की आ जाएंगी एक्सेप्ट द प्लेन्स ऑफ असम। ठीक है, और नेक्स्ट जो बात करते हैं हम मॉडरेट टू लो वल्नरेबल जोन। ठीक है, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड का खतरा होता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि पहले 2 में हमने पढ़ा। चलो, तो इसमें जो एरिया आ जाएगा वो एरिया आ जाएगा जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होती है, जहाँ पे बारिश कम होती है, जैसे ट्रांस हिमालयन एरिया आ जाएगा, लद्दाख का, स्पीति कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरावली आ जाएगा। ठीक है, रेंज एडो एरिया आ जाएगा वेस्टर्न घाट का और ईस्टर्न घाट का। ठीक है, तो ये कौन से एरिया है, ये कौन से वल्नरेबल जोन में पड़ते हैं, मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन टू द लैंडस्लाइड। ठीक है, यहाँ तक कवर हुआ। अब ये मिटिगेशन के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, किस तरह से हम लैंडस्लाइड का जो खतरा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन के जो भी कार्य हो रहे हैं, हमारे अदर डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ऐसे एरियाज में ना करें जो कि हाईली वल्नरेबल हैं या यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा है, और वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर को भी हम लिमिट करें। ठीक है, ताकि जो हमारी लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो कम हो सके। फिर बात करते हैं कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेटलमेंट इन द हाई वल्नरेबिलिटी जोन। ठीक है, अब जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा ज़्यादा है, तो अगर आप वहाँ पे लार्ज सेटलमेंट लगाओगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाओगे, तो क्या होगा, उससे खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और उन बिल्डिंग्स को भी नुकसान हो जाएगा। आपने देखा होगा अभी पंजाब वगैरह में कितना फ्लड आया, तो जो भी ब्यास नदी के किनारे जो भी उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की थी, तो वो सारी क्या हुई, बह के चली गई। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे जो डेवलपमेंटल जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ पे वो कम करने चाहिए, बिकॉज वहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, वहाँ पे अगर लोग भी रहेंगे तो उनका भी नुकसान होगा, और जो इतना पैसा वहाँ पे खर्च हुआ वो भी क्या हो जाएगा, सारा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हमें क्या करना चाहिए, एक तो हो गया कि हमें डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अराउंड जहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है उनको रोकना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने चाहिए जिससे कि क्या हो सके, उसको कंट्रोल करने में हेल्प हो सके। अब देखो, एफॉरेस्टेशन अगर आप करोगे, मतलब ट्रीज वगैरह लगाओगे जहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा है, तो ट्रीज क्या करती है, ट्रीज की जड़ें क्या करती है, सॉइल के पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन कम होगा, फ्लड आने का खतरा भी कम होगा, और लैंडस्लाइड का खतरा भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमें चलाने चाहिए, कंस्ट्रक्शन करना चाहिए बंड्स का टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा खेत के किनारे इस तरह से नालियां जैसे निकाल दी जाती हैं ताकि जो एक्सेस वाटर है वो वहाँ से निकल जाए और सॉइल इरोजन ना हो, है ना। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। फिर हमने टेरेस फार्मिंग को
इनकरेज करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेट्स में, ठीक है। आपको पता है कितना हिली एरिया है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, तो वहाँ पे जो है टेरेस फार्मिंग, आपने देखा होगा ऐसे स्टेप्स जैसे खेत बनाने चाहिए, है ना, देखी होगी आपने, गूगल पे सर्च कर लेना, इस तरह से स्टेप जैसे खेत बनते हैं वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वाटर का फ्लो जो है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो हमारी सॉइल है, ठीक है। तो इस तरह से फार्मिंग वहाँ पे करनी चाहिए। और साथ ही साथ जूमिंग कल्टीवेशन, ठीक है। अगर आपने मैरी कॉम मूवी देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, आप देखना ज़रूर उसको। तो वहाँ पे आई थिंक जो मैरी कॉम के फादर थे वो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जो वहाँ पे क्या करते थे, जूमिंग कल्टीवेशन करते थे। देखो जूमिंग कल्टीवेशन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही मेनली की जाती है। इसमें क्या करते हैं, फॉरेस्ट का इतना सा एरिया लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं, काट लेते हैं, बर्न कर देते हैं, ठीक है, जो भी एरिया हो, और उसको फार्मिंग के लिए सूटेबल बनाते हैं, वहाँ पे फसलें वगैरह लगाते हैं, ठीक है। 3 से 4 साल बाद जब यहाँ की इस सॉइल की, इस पर्टिकुलर एरिया की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, जब खत्म हो जाते हैं तो वो इस एरिया को छोड़ जाते हैं ताकि यहाँ पे फॉरेस्ट रीजनरेट हो जाए और दूसरे किसी एरिया में जाके फिर इससे दोबारा ये प्रैक्टिस करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जूमिंग या स्लैश एंड बर्न शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग जो है वो की जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरे हॉलिस्टिक वे में। अभी देखते हैं, मैंने आपको जितने भी डिजास्टर्स पढ़ाए, चाहे वो सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, सारे के मिटिगेशन स्टेप्स मैंने आपको बताए कि किस तरह से उनके जो बैड इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो अभी हम होलिस्टिक वे में देखेंगे कि डिजास्टर को मैनेज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और किन किन लेवल पे हम ये कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्रॉडली अगर हम देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट की 3 स्टेजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री डिजास्टर मैनेजमेंट की। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिजास्टर से प्री मतलब पहले, ठीक है। डिजास्टर आने से पहले हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, वल्नरेबल जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, भाई यहाँ पे डिजास्टर आने का खतरा है तो आप पहले से ये स्टेप ले लो। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं भाई इस तरह से यहाँ पे हो सकता है, तो आप जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो या इस तरह की कुछ चीज़ें कर दो जिससे जो है वहाँ पे लाइफ को और प्रॉपर्टी को, एनिमल्स को कम से कम खतरा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्यूरिंग डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। इसके साथ क्या होगा, देखो डिजास्टर अब आ चुका है, ठीक है, अब डिजास्टर हो रहा है, कुछ सुनामी आ गई है या कोई फ्लड आ गया, तो उस दौरान आप किस तरह से रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन चलाओगे, जो विक्टिम्स है उनको किस तरह से संभालोगे, किस तरह से उनकी हेल्प करोगे, ठीक है, किस तरह से उसको इवैक्यूएट करोगे। तो ये सारे स्टेप्स में आ जाएंगे, ड्यूरिंग डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में आ जाएंगे। और थर्ड वाला जो स्टेप है हमारा, दैट इज द पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशंस। अब डिजास्टर हो चुका है, उसके बाद क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, जो विक्टिम हैं उनको खाना दो, शेल्टर दो, किस तरह से आप उनके जो घर हैं जो तबाह हो चुके हैं, किस तरह से उनके दोबारा से रीबिल्ड करने में उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन में आ जाएंगे। चलो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होगा। इसमें हम डाटा को, इन्फॉर्मेशन को जो डिजास्टर के रिलेटेड है उसको हम कलेक्ट करेंगे और वहाँ के लोगों को स्प्रेड करेंगे जो इन वल्नरेबल जोन में रहते हैं, जो कि हाईली प्रोन एरियाज में रहते हैं, जो डिजास्टर के लिए ज़्यादा प्रोन हैं, ठीक है, जहाँ पे डिजास्टर होने का ज़्यादा खतरा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमालयन स्टेट, हमारे जम्मू कश्मीर का एरिया भी अर्थक्वेक के लिए बड़ा ही वल्नरेबल है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है और जो भी हिमालयस के साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ लगता जो भी एरिया है वो क्या है, अर्थक्वेक के लिए प्रोन है। तो वहाँ के लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए, भाई ये ऐसा हो सकता है, तो जब भी ऐसा आपको खतरा लगे तो आप सेफर प्लेस में शिफ्ट हो जाएं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को भी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है संभालनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आता है ड्यूरिंग डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। उसमें इवैक्यूएशन, ठीक है, लोगों को बाहर निकालो, भाई जो फंसे हुए लोग हैं, ठीक है, उनके लिए शेल्टर का, टेम्परेरी शेल्टर का प्रबंध कर दो ताकि वो वहाँ पे रह सके। रिलीफ कैंप चलाओ उनके लिए, उनको पानी दो, खाना दो, क्लॉथिंग, मेडिकल एड्स, जो भी इमरजेंसी बेसिस पे उनके लिए चाहिए होगा उस दौरान आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशंस की। पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन में क्या आ जाएगा, रिहेबिलिटेट कर लो भाई उनको, विक्टिम जो भी हैं, ठीक है, उनके लिए जितना भी आप कर सकते हो, ठीक है, उनकी हेल्प कर सकते हो, इसमें ये सारा आ जाएगा। और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए आप क्या पहले ही स्टेप्स लेके रखोगे ताकि बाद में जो है अगर दोबारा से ऐसी सिचुएशन आए तो कम से कम खतरा
सबको हो और सबकी जो है ज़िंदगी कम से कम इम्पैक्ट हो, ठीक है। अब नोट एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हमारी कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे 2/3 ऑफ द जोग्राफिकल जो एरिया है और जो पॉपुलेशन है वो वल्नरेबल है कि इसको डिजास्टर को, कहीं फ्लड बड़ा ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, जैसे आपने अभी पंजाब वगैरह में देखा, कहीं ड्रॉट पड़ने का बड़ा ज़्यादा खतरा होता है गर्मियों में, जैसे राजस्थान वगैरह एरिया हो गया है ना, कहीं वॉल्केनिक इरप्शन का खतरा है, कहीं पे क्या है, कहीं पे अर्थक्वेक आने का खतरा है, कहीं पे सुनामी आने का खतरा है, जैसे कोस्टल एरियाज हो गए। तो ऐसी कंट्रीज इंडिया में, तो ये आपको मेजर जो हमने अभी 3 स्टेप डिस्कस किए, तो ये सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उठाए गए हैं। इनमें से आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, दैट इज NIDM। इनमें से ये क्या है, सम पॉजिटिव स्टेप हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं डिजास्टर के साथ कोप अप करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देख सकते हो, जैसे कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन मई 1994 at Yokohama in Japan are some of the countries step towards the direction initiated at the different level, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो डिजास्टर कोई एक कंट्री के लिए होता ही नहीं है। जब भी डिजास्टर आता है जैसे सुनामी, तो वो किसी एक कंट्री के लिए नहीं आती है, उसमें बड़ी सारी जो कंट्रीज है वहाँ पे इम्पैक्ट होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको ज़्यादा ध्यान में लेते हुए चलना चाहिए और इंटरनेशनल कॉपरेशन इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसका नाम ही मेंशन किया हुआ है, मगर ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने ये भी आपका डाल दिया ताकि आपका कोई भी यहाँ से कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM की बात हम करते हैं, तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है ताकि नेचुरल डिजास्टर से बचा जा सके, या नेचुरल डिजास्टर से कम खतरा हो लोगों को रीजनल बेसिस पे, इंडिया के पूरे होलिस्टिक लेवल पे। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो ये सब देखता है, ऐसी ट्रेनिंग देता है लोगों को और जे ऐसे प्रोग्राम चलाता है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर से जो है खतरा कम हो और उनके साथ कोप अप करने के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इसकी फाउंडेशन अगर हम बात करें, ये कब फाउंड किया गया था, ठीक है, तो 1995 की बात है जब ये बना था। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, जिस दौरान जिसकी सरकार होगी वो उस समय के जो होम मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। इसको इग्नोर कीजिएगा, सेव करते हुए कई बार ज़्यादा लिखा जाता है। तो ये मिनिस्टर है यूनियन होम मिनिस्टर। कौन है यूनियन होम मिनिस्टर, शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अमित शाह जी हैं। और यही इस समय इनके क्या हैं, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। किसके प्रेसिडेंट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट कौन है, अमित शाह जी, इस समय की अगर हम बात करें, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यहाँ पे राजेंद्र रत्नो, ठीक है। पढ़ लिया हमने एक ये इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब वर्ल्ड लेवल पे भी हमने एक इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा, सॉरी, जो कॉन्फ्रेंस की हमने बात की है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, ये सीरीज ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है जो कि फोकस करती है डिजास्टर पे और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अभी तक ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, अभी तक इसकी जो है वो 3 टाइम ही हुई है। मतलब ये कॉन्फ्रेंस अभी तक 3 ही बार हुई है और तीनों बार किसने होस्ट किया है, जापान ने होस्ट किया है। पहली बार 1994 में इन योकोहामा, सेकेंड टाइम 2005 में इन हाइगो और थर्ड टाइम इन सेंडाई इन 2015, ठीक है। लास्ट टाइम जो हुई है वो 2015 में हुई है सेंडाई में, जो कि जापान की ही एक सिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिक्वेस्टेड बाय द UN जनरल असेंबली, द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, दैट इज UNDRR, सर्व एज द कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर द सेकेंड एंड थर्ड UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन 2005 एंड 2015, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो सेकेंड और थर्ड के लिए जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी रही वो कौन रही थी, वो रही थी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, एक तो 2005 में हुई थी और एक 2015 में हुई थी, ठीक है। तो ये था आपका सारा डाटा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे। इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कॉन्फ्रेंस है ये और किस तरह की ये बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सपोर्टिंग
और चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि ये हेल्प हो रही है तो आप अपना फीडबैक देख सकते हो लाइक और शेयर करके, और साथ ही साथ कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक समझ आया कि नहीं, और कहाँ पे डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। साथ ही साथ इसके जो मैंने MCQs है वो अपने चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर बाय रेवा मैम से आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने और भी MCQs आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, और आगे प्रोवाइड करूँगी जब मुझे टाइम लगेगा। चलिए, आई होप आपका एक ही टॉपिक अभी बच गया है जो मैंने करवाना है इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।